मैं इससे पहले कि मैं जिगर भाई आपके पास आऊँ, मैं अजय जी की टिप्पणी ले लेता हूँ। एक जो हो रहा है आपके सामने है, दादा ने जो कहा, विवेक जी ने जो कहा, और एक स्टेटमेंट कुछ पंजाब से निकले थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका। उन्होंने कहा था कि जितना आप हिंदुत्व की आवाज उठाओगे, उतनी ही खालिस्तान की आवाज उठेगी। आप देखना, फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको एक धर्म नजर आता है तो हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। और जिस ढंग से किसान आंदोलन के दौरान दक्षिण पंथियों ने और मंत्री गणों ने भी जिस ढंग से उनको खालिस्तानी कह कह के टॉर्चर किया था, तुम तो पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, तुम इस लायक नहीं हो देश में रह सको, तो उनको इस बात का एहसास कराया था कि तुम इस देश के वासी नहीं हो। और अब उसकी रिएक्शन ने यूके से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और बाकी देशों से जो आ रही है, अब इनके मन में चिंता आ रही, क्योंकि जो बीज आपने नफरत के बोए थे, अब वो पेड़ बनने शुरू हो गए हैं। यही नफरत के बीज लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए भी बोए जा रहे हैं, संसद के अस्तित्व को भी समाप्त करने के बीज बोए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी में लोकतंत्र नहीं है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका अपना आरएसएस का, उसमें ही लोकतंत्र नहीं है। अजय शुक्ला जी। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, आप बिल्कुल तथ्यात्मक कह रहे हैं कि स्थिति यही है कि लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता नहीं, क्योंकि इनके मात्र संगठन ने ये सिखाया नहीं है। वो लोकतंत्र की कभी बात नहीं करता है, वो लोकतंत्र को खत्म करने की बात करता है, वो अधिनायक तंत्र स्थापित करने की बात करता है। वो करता है कि एक पूंजीवाद हो जो उनको समर्पित हो, वो भी वो करता है। उसके क्लॉज 3 में इसका प्रोविजन। उनका ये स्थिति है कि उनके यहाँ जिस तरीके की चीजें होती हैं, उनका राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग है। उनका राष्ट्रवाद वह राष्ट्रवाद नहीं है जो अपने देश की धरती, अपने देश के लोगों और अपने सबसे जो भारत माता से प्यार की बात है उसकी नहीं है, उसके सम्मान की बात नहीं है, बल्कि भारत माता को एक अपनी सीमाओं में, या कहिए सही अर्थों में बेड़ियों में जकड़ के रखने की इनकी पूरा इनका संविधान, इनकी विचारधारा कहती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। और स्वाभाविक सी बात है, उस स्थिति को पूरा करने के लिए ये कहीं पे तो कभी जाके ईसाइयों के साथ बैठ के सरकार बनाते हैं, उनके साथ उनकी बातें करते हैं, उनके एजेंडे पे चलते हैं, और जब ये वहां ताकतवर हो जाते हैं तो फिर उन्हें खत्म करने लगते हैं। इसी तरीके एक हमारे कहावत है गांव की कि अमर वेल एक होती है, जो अमर वेल होती है वो जिस पेड़ पे चढ़ती है उसी को खा जाती है, खत्म कर देती है। तो कमोबेश ये अमर बेल है, जिनके सहारे चढ़ते हैं, जिनके वो होते हैं, जिसे बड़ी साधारण भाषा में मुझे लगता है सभी जगह कहते हो कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये जिसके बूते आज यहाँ पहुंचे हैं, जिस डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल, इन सबके और इनके अलावा भी बहुत सारे, मौलाना आजाद, और सबके संयुक्त प्रयासों से ये लोकतंत्र बना था, ये भारत गणराज्य बना था। और जो ये भारत गणराज्य बना उसमें सबको एक समान अधिकार देने, सबको एक वो करने और सबको समाहित करने, हर एक की भाषाएं, धर्म, खान पान, सबका सम्मान करने की बात थी, लिंग का सम्मान करने की बात थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीजों पे हम पहुंच भी रहे थे, उस तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब से ये लोग सत्ता में आना शुरू हुए, और 1990 के दशक से मैं कहूंगा कि उस समय की स्थिति ये हुई कि जब एक बिल्कुल क्रूर तरीके से धर्मवाद पनपना शुरू हुआ, और बाबरी मस्जिद से लेके और जो रथ यात्रा आडवाणी की थी, और उन सब ने जिस तरीके से जहर बोया, वो जहर बढ़ते बढ़ते आज इस दशा में आ गया है कि अब वो देश को तो खा ही रहा है, देश के लोगों को खा रहा है, देश के लोगों को आपस में लड़वा रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक कौम दूसरे कौम से लड़ रही है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है, और ये बीभत्स तरह से हो रहा है, उस तरह से कि जैसे जंगल राज स्थापित हो गया हो। आज यह दशा हिंदुस्तान की हो गई है। और स्थिति क्या है? इसकी स्थिति सबसे पहले अभी 2 दिन पहले ही जो है हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को देखिए। वो हमारे ऊपर, बड़ा मैं गंदा शब्द बोल रहा हूं, कि वो हमारे ऊपर जूता मारती है, और वो कहती है कि तुम रोज अखबारों में, मीडिया में बताते हो कि पाकिस्तान कल बर्बाद हो जाएगा, उसके पास सिर्फ 3 दिन खाने के लिए बचा है। और स्थिति यह है, वो पाकिस्तान भी हमसे बहुत अच्छी स्थिति में, वो बांग्लादेश जिसे हमने बनाया है,
वो बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छी स्थिति में। जो हमारे सहयोग से पलते रहे हैं नेपाल और श्रीलंका, वो हमसे अच्छी स्थिति में। चाइना की तो हम बात ही नहीं कर सकते। और हमसे नीचे जो देश है उनमें सिर्फ एक दो देशों का शायद आप नाम जानते हो, उसके अलावा जानते नहीं होंगे। 137 देशों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में भारत 126वें नंबर पे है, मतलब पीछे इतनी बुरी स्थिति में है। और 150 की लिस्ट है, 150 में भारत 136 पे है सर। मैंने सॉरी, कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन मैं जो उनकी साइट पे जाके देख रहा था, वो जो उन्होंने रैंकिंग दी हुई थी कंट्रीज की, उसमें 137वां 100 आखिरी बता रहे थे, तो उसमें 137 नंबर पर जो है बांग्ला उसको अफगानिस्तान को दिखा रहे थे। तो इस आधार पे मैं कह रहा हूं, और वैसे नहीं कह रहा हूं, वैसे 150 देशों का वो किया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैं इस चीज को ये कह रहा हूं कि इस दशा में हम खड़े, और इस दशा में हमें लाके खड़ा कर दिया है कि दुनिया में हम इस पोजीशन में आ गए। इसके अलावा किस चीज में अच्छे? एजुकेशन में हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन सबसे खराब होती जा रही है। जो देश, जिस देश के युवा निकलते थे, तमाम देशों में जाते थे, आज दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स की जो पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट में 5000 में 2500 सिर्फ हिंदुस्तानी। और जब 2500 वो हिंदुस्तानी है उस समय जो निकल के गए, और आज क्या स्थिति हो रही है, आज हम वहां कहीं जगह नहीं बना पा रहे हैं। स्थिति ये हो रही है कि जिस तरीके से हम हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, नफरत में हम किस तरीके से बढ़े हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में सबसे नफरती देशों की लिस्ट में हम आ गए। तो यह दशा है। और इसके बाद में आप क्या चाहेंगे? किस देश की कल्पना करते हैं? यहां लोकतंत्र होगा? राहुल गांधी के ऊपर आप कोई भी हमला कर रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे इस पर अपनी बात रखने की बात कही जाए। पहली बात तो मैंने सदन के अंदर कोई बात ऐसी कही नहीं। जो नियम है, कानून है, वो सदन के अंदर कही बात के लिए जवाबदेही है, सदन के बाहर की बात के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप सदन के सदस्य से जानना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताने को तैयार हूं, और मुझे मौका दीजिए। उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, हम आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। तो साहब, जब आप बोलने का मौका नहीं देंगे, एक पक्षी फैसला करेंगे, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्षों की सुनो, और स्थिति दूसरे पक्ष की हमें सुननी नहीं है, हमें कुछ भी करना है। ये क्यों? क्योंकि साहब, इस भीड़ में, इस बवाल में राहुल गांधी पर हमला करके आप चाहते हैं कि डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, और यदि कांग्रेस डाइवर्ट हो गई तो बाकी छोटे छोटे दलों को तो नरेंद्र मोदी ने अपना सूबेदार बना ही लिया है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ कांग्रेस ही है जो लड़ सकती है, और वो लड़ सकती है उस पे उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला करते हैं, तो और वो जो उसके आइकॉन है उस पर हमला करते हैं। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से लगता है कि क्या ऐसा है। और जैसा आपने पहले बताया अपने वक्तव्य में कि कितने गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वो लोग भाषा इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनकी मुखबिरी करते थे। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने भगत सिंह के मामले में मुखबिरी कराई, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के लिए मुखबिरी करा के मरवाया, जिन्होंने जाने कितने हमारे क्रांतिकारियों और उन नेताओं को जेल पहुंचाया और गवाही दे के और तमाम चीजें करके, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमारे देश की उस आजादी की लड़ाई से दूरी बनाई थी, और जो इस उनके बनाए लोकतंत्र के बूते आज इस सत्ता पे पहुंचे हैं, उन नेहरू और उन सबको गाली देते हैं और उसके बाद में उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो ये हत्या करने की बात करते हैं, ये फांसीवादी लोग हैं, और इनके राज में आप कहें कहीं खुशहाली होगी तो कहीं खालिस्तान बनेगा, कहीं पाकिस्तान बनेगा, कहीं कुछ बनेगा। ये यही चाहते हैं कि देश लड़ता रहे और ये कुर्सी पर कायम रहे। जी जी, मैं जिगर भाई आपके पास